के बाद 1 महीने कमरे में बंद थे, फिर तबीयत भी खराब हो गई, बीपी भी लो होने लगी। और एक दिन ऐसे ही आंगन में बैठे थे तो मेरा बड़ा वाला लड़का जाके मेरी जेठानी से खाना मांगा। तब उन्होंने कहा कि बड़ी मम्मी 2 रोटी और दे दो ताकि मैं अपनी मम्मी को भी खिला दूं। नहीं, वो खाना नहीं खाती। उन्होंने जो शब्द बोला, कहा तेरे बाप के मुंह में तो आग भर दिया, तू चला जा, नहीं तेरे मुंह में भी डाल दूंगी। बस उसी के बाद मुझे लगा कि मैंने आदमी तो खो दिया, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। अब इन बच्चों का सहारा मेरे सिवा कोई नहीं है। लगता था कि ये लोग सहारा बनेंगे, लेकिन जब उन लोग नहीं बने तो फिर मुझे ही माँ और बाप दोनों बनना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पहचान की मोहताज नहीं। इनका नाम अंजना मिश्रा है। आए दिन अखबार की सुर्खियों में बनी रहती हैं। महिलाओं के हक के लिए चाहे इन्हें पुलिस से भिड़ना पड़े या अधिकारियों के सामने आवाज उठाना पड़े, ये बिल्कुल भी नहीं डरती। एक शेरनी की तरह महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती हैं। यदि महिलाओं का शोषण होता है तो उसके खिलाफ अंजना मिश्रा खड़ी होती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये एक साधारण गृहिणी थी और अपने घर परिवार में खुश थी। शिक्षा ग्रहण करवाने के बाद माँ बाप ने जहां चाहा वहां इनकी शादी कर दी और ये अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक एक हादसा होता है। इनके पति पारिवारिक कलह में आत्महत्या करते हैं और इनके जो ससुराल वाले थे, इनको लगातार पति के न रहने पर प्रताड़ित करने लगे। न्याय के लिए ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते इन्हें एहसास हुआ कि इस देश में न जाने कितने लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो इसी तरह न्याय के लिए भटक रही हैं। उसी समय इन्होंने एक संकल्प लिया कि आज तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, लेकिन आज के बाद मैं हर उस महिला की लड़ाई लड़ूंगी जिसे समाज शोषित करता है, प्रताड़ित करता है। अंजना जी, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। नमस्कार। आज आप समाज की शोषित महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। अभी हाल ही में आपने एक अधिकारी को कौशाम्बी जनपद के महिला के शोषण करने के आरोप में जेल भिजवाया, तो क्या मामला क्या था? भैया, उसमें एक पीड़िता थी जो लगभग काफ़ी टाइम से हमारे संपर्क में थी। वो अक्सर शिकायत किया करती थी कि हमारे सर हमको परेशान करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर परेशान करते हैं तो आप डीएम सर से कंप्लेन करिए। तो उसने शायद मौखिक रूप से किया भी था, परंतु उनका जो सीनियर थे उन्होंने कोई वो नहीं, बदलाव नहीं आया। उसके बाद उसको भाई जो चीज़ें हैं उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए, आजकल तो कानून देखते हो बिना सबूत के चलता नहीं, तो मजबूरन सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। फिर उसने सबूत लाके दिया कि मैम हमारे पास ठोस सबूत है जिस जो काफ़ी है उनको सज़ा दिलाने के लिए। तो उसमें हमने पहले यहाँ भी कोशिश किया, यहाँ से नहीं हुआ तो फिर प्रयागराज गए, महिला थाना गए, वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर कमिश्नर साहब के यहाँ गए, वहाँ से भी संतोषजनक काम नहीं हुआ तो फिर मजबूरन हमको उसमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा और आप लोगों की मदद से सब काम हुआ, उसको सज़ा भी हुई। एक साधारण महिला, सड़क तक संघर्ष है, यहाँ तक का सफर कैसे शुरू किया आपने? भैया, कहते हैं कि जब हम गिरते हैं तभी उठते हैं, और कभी कभी या तो खुद ठोकर लगा कैसे गिरते ही हैं, ज़्यादातर ठोकर से। अब वो चीज़ें हैं कि जैसे ठोकर कहीं कैसे किस प्रकार से लगती, हमें जो ठोकर लगी थी वो हमारे अपनों से लगी थी। और बस उसी के बाद उठने के बाद जब गिरे भी थे तो उम्मीद थी, कहीं दूर तक देखा कि शायद कोई अपना आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो खुद ही उठना पड़ा। शिक्षा आपने कहाँ तक ग्रहण की है? हमारा बीए कंप्लीट है, ग्रेजुएशन है, और उसके बाद हम डिग्री तो नहीं, लेकिन घर में महिला उत्पीड़न की सारी बुक रखी हैं, उससे हम पढ़ते रहते हैं आज भी। अभी आप नहीं थी तो आपके पिताजी से बातचीत की। आपके पति हाई स्कूल पास थे? हाई स्कूल पास थे और संस्कृत से बीए था उनका। जब आपकी शादी हो रही थी तो आपके घर वालों ने तय की, कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि पति क्या करते हैं या पढ़ाई कितनी की है, शिक्षा क्या है उनकी? अगर मेरे पिताजी ने चुना था तो मुझे भरोसा था कि वो अच्छा ही चुनेंगे। अगर उन्होंने सब जानकारी ली तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़के हैं, एक 12 साल का है, 11 साल का है। जब आपके पति ने
आत्महत्या की, कब की और क्यों की, किन परिस्थितियों के कारण? 2019 का है मामला, लेकिन क्यों किया ये तो अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि थोड़ा कुछ हमारे यहाँ मेरे ससुर टीचर हैं, टीचर थे, उन्होंने अच्छी बढ़िया उनका सब कुछ बढ़िया था। बस कहते हैं ना कि हमारे हाथ में 5 उँगलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, और उनके पिता में भी एक बेटे का लगाव ज़्यादा, एक बेटे का कम था। वो चीज़ें उनको बचपन से टीसती थी, और वो हाई स्कूल में शायद कुछ कम नंबर आया था तो उनके पिताजी ने डांट वाट दिया था। तो जहाँ तक उन्हीं के मुंह से हमने सुना था कि तभी से वो अपने चाचा के साथ भोपाल में रहते थे। पिताजी से उनका काफ़ी कम लगाव था, जिसकी वजह से पिता के दिल से थोड़ा सा बच्चे के लिए भी लगाव कम था। ये हमने देखा भी था, महसूस भी किया। तो वो चीज़ें कला धीरे धीरे वही बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, क्योंकि उस माहौल और बहुत सारी चीज़ें जो बाद में खुल के सामने आई, या मेरे घर से ही जो पता चली सास से या ससुराल से, तो उसमें लगा कि वो कहीं ना कहीं मेन वजह वो भी है। हमें जानकारी जो मिली है उसके अनुसार जब आपके साथ इंसिडेंट हुई, जो घटना घटित हुई, आपके पति ने आत्महत्या की, आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर हत्या का आरोप लगाने का प्रयास किया था। जी बिल्कुल, उन्होंने तो सिर्फ़ हत्या का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने पूर्ण प्रयास किया था कि उसी समय किसी भी प्रकार से ये भी चली जाए। तो ये सब मैटर में मेरा इन्वॉल्व था मेरे जेठ का, जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं उनका। उनका सिर्फ़ मेन मुद्दा था हमको और हमारे पति को रास्ते से हटाने का, जो हमारे पति समझ नहीं पाए। उन्होंने ताव दिया, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, तुमको मरना हो कल, तुम मर जाओ आज। वो चीज़ें, लेकिन हमको ये चीज़ का ज़रा-सा भी भनक नहीं था कि अगर हमें पता चलता इनका ये मुद्दा तो हम सँभालते भी, हम समझ भी पाते। लेकिन आज हमें एहसास है कि हाँ, उनका हमसे नहीं, उनका केवल ये मुद्दा है किसी भी तरह से ये रास्ते से हट जाएँ, तो जो इनका है वो सब हमारा है। आप जेल जाने से कैसे बची उस समय? भैया कानून बहुत बड़ा होता है, जहाँ हम और आप नहीं जाते वहाँ कानून पहुँचता है, और कानून ने पूरा सहयोग किया, पूरी जांच हुई, पूरी इंक्वायरी हुई। आप क्या कहते हो वो तो नहीं जानते हैं, दुनिया क्या कहती वो नहीं जानते, लेकिन जो हकीकत है प्रशासन, कानून और समाज उसका सहयोग करता है। आपको बता दें, जब इनके साथ घटना घटी थी, ये जेल चली जाती, लेकिन बचने का सिर्फ मात्र एक कारण था कि इनके पति का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा हो गया कि ये आत्महत्या है, नहीं तो ये शायद जेल की सलाखों के पीछे होती और इनके बच्चे सड़क पर होते। फिर भी पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने कहीं से कसर नहीं छोड़ा, सड़क पर ये पूरी तरह से आ गई थी, और उसके बाद फिर इनके ऊपर एक मारपीट का मुकदमा भी कायम किया गया। आप लोगों को बता दें कि ये मुकदमे का फैसला है जो इनके पक्ष में आया है। ये आपके पक्ष में जो फैसला आया, ये कब आया? एक्चुअली आपको बता दें पूरी घटना क्या है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मेरे ससुराल वालों का वहीं से, जब मेरे हस्बैंड की मिट्टी रखी थी, तो उनका लोगों का मानना था कि अपने पिता के घर चली जाए, मेरे जेठ और जेठानी का, और हमारे घर ना जाए। लेकिन मुझे था नहीं, लोग भी कहते थे वहाँ जाओगी तो वहीं भी ये लोग मार पीट, बहुत गालियाँ वगैरह दे रहे थे, बाहर निकलो मार देंगे वगैरह वगैरह। बहुत ही अश्लील तरीके से वहाँ व्यवहार हुआ था जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो हमें ये था कि हमने जब कहीं कुछ गलत नहीं किया तो हम जाएँगे। लोगों का कहना था कि वो 32 दाँत में एक जीव की तरीके से। वहाँ जाने के बाद हस्बैंड की डेथ के जब मिट्टी हुई थी, वो उसके 30 तारीख को उनका जो अंतिम संस्कार होता है, एक को हुआ है, उसके बाद उनका जो है दूसरे दिन, जिस दिन मिट्टी होती है उसके दूसरे दिन संडे, और संडे के बाद सोमवार को ये लोग सब साइन वगैरह जो होता है कर रहे थे। तो उस समय तो हम इस हाल में थे नहीं ना, हमको कुछ समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हमने उस साइन, मतलब एक पिता जिसका 30 साल का लड़का खत्म हुआ हो, वो अपने बेटे के जिस दिन अंतिम संस्कार हो दूसरे दिन बैंक से जाके सारे पैसे ट्रांजैक्शन कर ले। एक जो वो चीज़, लेकिन उस समय हमें ख्याल नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर 1 महीने तक मुझे कमरे में बंद, मैं 1 महीने तक बंद रहती थी। उसमें ना मुझे होश था कि क्या हो रहा है, ना किसी ने, उस समय का माहौल ये था भैया कि रोना चाहो तो भी रो नहीं सकते। कोई ऐसा कंधा नहीं था जिस पे एक बार ये होता कि हाँ रो सकते थे।
बस उसी के बाद 1 महीने कमरे में बंद थे, फिर तबीयत भी खराब हो गई, बीपी भी लो होने लगी। और एक दिन ऐसे ही आँगन में बैठे थे तो मेरा बड़ा वाला लड़का जाके मेरी जेठानी से खाना माँगा। तब उन्होंने कहा कि बड़ी मम्मी 2 रोटी और दे दो ताकि मैं अपनी मम्मी को भी खिला दूँ, नहीं वो खाना नहीं खाती। उन्होंने जो शब्द बोला, कहा तेरे बाप के मुँह में तो आग भर दिया, तू चला जा, नहीं तेरे मुँह में भी डाल दूँगी। बस उसी के बाद मुझे लगा कि मैंने आदमी तो खो दिया, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। अब इन बच्चों का सहारा मेरे सिवा कोई नहीं है। लगता था कि ये लोग सहारा बनेंगे, लेकिन जब उन लोग नहीं बने तो फिर मुझे ही माँ और बाप दोनों बनना पड़ा। तो फिर आज महिलाओं के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, तो कैसे आपने सोचा कि ये हमारी तरह समाज में और भी पीड़ित महिलाएं हैं? भैया मेरे हस्बैंड की 1 साल इसी मुझे वहाँ से जब तबीयत खराब हुई तो मेरे पिताजी ले आए। ये हकीकत है कि हाँ, मेरी तबीयत खराब, वहाँ मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं अपने ससुर के पास, जेठ के पास गई, बाबूजी इसकी तबीयत खराब है। हस्बैंड को मरे हुए लगभग 15-20 दिन हुए थे तब। लेकिन किसी ने नहीं कहा अपने बाप को बुला लो, किसी ने जो मुँह में आया। तो मेरे घर के सामने एक घर है, उनका शायद शंकर या ऐसे कुछ नाम है, उनका एक लड़का है। उससे जब मैं रो के कही कि मेरे भैया की तबीयत खराब है, दिखा दो, तब वो लड़का ले जाके हमको दवा के लिए ले आया। तब मुझे लगा कि अगर यहाँ मेरे बच्चे को, मैं आदमी से तो हाथ धो बैठी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरा, मेरी बीपी भी लो हो जाती थी, तो मेरे पिताजी को जानकारी हुई, वो मुझे अपने घर ले आए। फिर वहाँ से आने के बाद 1 साल तक मुझे था कि शायद इन लोगों को कहीं न कहीं मेरे बच्चों का या लगे कि हाँ, कहीं जो भी सच्चाई है सामने आने के बाद। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि जो भी है, बस यही एक बची है, इसके बच्चे अगर ये हट जाते हैं तो सब कुछ हट जाएगा। 1 साल तक उन्होंने कभी मुड़ के मेरे तरफ या मेरे बच्चों की तरफ नहीं देखा। 1 साल बाद जब मेरे हस्बैंड की बरसी होनी थी, तब मैं गई थी ससुराल। लेकिन इन लोगों ने मैं वहाँ से प्रयागराज से मैंने अपने पिताजी को भी सूचना नहीं दिया था, क्योंकि ये लोग मना करते थे कि वहाँ मत जाना, नहीं वो लोग तुमको परेशान करेंगे। अपने बच्चे पढ़ाओ, अब वही बच्चे ही तुम्हारा जीवन है। मुझे लगा नहीं जाना चाहिए, मेरे पति का आखिरी काम है। मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ से प्रयागराज से आई थी, अकेले गई थी। और वहाँ जाने के बाद मेरे जेठ ने सबसे शुरुआत मेरे जेठ और जेठानी ने किया। उन लोगों ने, मेरे बच्चे हमेशा के जैसे खिलौने वगैरह लेके सीधे अपने ऊपर घर पे गए, तो मेरी जेठानी दोनों हाथ से एक बच्चों को पकड़ के लाके जब रोड में फेंकी, तब मुझे बच्चे को चोट भी थोड़ा सर पे लगी थी। तब उस समय मैं भी बोली, उसी समय मैं बोल पड़ी, और तभी से बोलना मेरा शुरू हुआ कि अब तक आपने जो किया वो आपने एक बहू के साथ किया था, एक बीबी के साथ, लेकिन अब आप जो कर रहे हो वो एक माँ के साथ कर रहे हो। और मेरे आदमी के साथ जो किया, मेरे साथ जो किया, वो सब माफ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस उसी के बाद से मैंने कहा अब तक जो किया मैं सब माफ, लेकिन इसके आगे जो करोगे मैं वो माफ नहीं करूँगी। आज समाज सेवा कर रही हैं, इसमें पैसे नहीं मिलते, तो जो बच्चे हैं आपके, पढ़ाई, घर, ये सब कैसे चलता है? भैया पहली बात पढ़ाई का है, तो मेरे बच्चे ज्वाला देवी में पढ़ते हैं, जो कि आरएसएस का विद्यालय है प्रयागराज सिविल लाइन में, और जो से कि आरएसएस सदैव सबका भला करता है। उसने अभी तक मेरे बच्चों को कम से कम शुल्क में पढ़ाया, और आगे भी उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी मैं कोशिश करूँगी पढ़ा सकूँ। और दूसरा, मेरा बड़ा भाई आर्मी में है, जो मेरे बच्चों का, मेरे घर खर्च का हर महीने मंथली वो पूरा खर्च उठाते हैं, और बाकी जो भी खर्च है मेरे पिताजी लोग करते हैं सपोर्ट। अब आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये इनकी मेहनत का परिणाम है। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे पास कुछ अखबार की कटिंग है, ये देख सकते हैं। ये पूरा अगर हम पन्ना पलटना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इनकी उपलब्धियां हैं, जो इन्हें एक अखबार में एक हिस्सा कोना मिलता है, इनके नाम पर छपता है। आए दिन अखबारों में इनके नाम की खबरें छपती रहती हैं, और लगातार महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती हैं। ये साहस कहाँ से आया?
भैया मुझे जब मैं ससुराल से यहाँ आई थी मायके, मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने आरोप लगाया था। तो आप तो जानते हो समाज में पुरुष नहीं महिला के ऊपर जरा सी उंगली उठती है तो तुरंत लोग हावी हो जाते हैं। तो गलती हम ही में लोगों को दिखती थी। ये माहौल था कि जब हम बाहर निकलते थे तो लोग मुंह फेर लेते थे कि कहीं इससे बोलना ना पड़ जाए। तो मुझे लगता था कि मतलब जो गलती हमने कभी की भी नहीं उस चीज को क्यों हमारे ऊपर आ रहा। तो मेरे पिताजी लोग सहारा देते, कहते कि बेटा हम दुनिया क्या कहती वो नहीं, हम जब भी शाम घर पहुंचे तो अपने भगवान के समक्ष हमको शर्मिंदा ना होना पड़े, बस वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि समाज तो किसी ना किसी के ऊपर आरोप लगाता ही रहता है। और मैं यहाँ थी तो मेरे कुछ लोगों ने कहा कि अब तुम जहाँ मैं रहती थी प्रयागराज में, पहले भी कुछ लोग कहते वहाँ से सब बेच बाच के, मेरे ससुराल वाले ही, कि वहाँ से सब बेच बाच देगी और उसका सारा पैसा ला के यहाँ देगी तभी हम और कहीं कुछ करेंगे। तो मेरे भाई ने कहा कि अगर तुम यहाँ रहना चाहो, ये भी तुम्हारा घर है, तुम जहाँ रहो मैं सदैव सपोर्ट करूँगा, लेकिन आपके पति का जो सपना था वो अब आप अपने बच्चों में पूरा करो। मैं जहाँ होगा पूरा सपोर्ट। तभी मुझे लगा कि नहीं मुझे करना। और फिर जब मेरे साथ घटना घटी, मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने मारपीट किया, मेरे जेठ ने स्वयं और ससुराल वालों ने मारा पीटा मुझे और मेरे बच्चों को रोड में फेंक दिया था, वो कंडीशन पर थे। तब मैं वहाँ गई थी थाने, लेकिन वहाँ के उस समय एक थाना इंचार्ज महोदय थे। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे अश्लील तरीके से छूते हुए मेरे जेठ ने मारा, तब उन्होंने दो शब्द कहे कहे अरे मैडम, हंसते हुए जो एक व्यंग्यात्मक था, अरे अश्लीलता मैडम तो रात में होती है। तो वो चीज़ें जैसे चुभती थी। और जब भी मुझे एक समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, जिधर भी जाते पुलिस वाले, एक अजीब था। लेकिन उस समय हमारे आईजी साहब थे कविंद्र प्रताप सर, मैं वहाँ गई, उनको सारी समस्या बताई, उन्होंने मेरा मुकदमा लिखवाया, उन्होंने यहाँ फ़ोन भी किया और उन्होंने ही कहा कि बेटा ये आपके आदमी के जाने के बाद ये आपकी पहली लड़ाई है और आप मजबूत बनो, ऐसी बहुत सी लड़ाई आपको आगे लड़ना ही पड़ेगा। या तो आप घर बैठो सब छोड़ के, या तो सहना सीखो या तो कहना सीखो। तो मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। बस उसी के बाद से लगा कि नहीं मुझे लड़ना है। आज असहाय महिलाओं का साहस आप हैं, लेकिन आपका साहस कौन है? भैया मेरे साहस मेरे पिताजी और मेरा भाई, मेरा परिवार है। क्योंकि जहाँ मेरा परिवार, मैं अभी भी कहीं भी कुछ करती हूँ तो एक बार अपने भाई से, अपने पिताजी से, भैया मुझे ये सब करना है, ठीक है कर लो। क्योंकि मैं आज भी उनके बिना राय के कोई काम, रहती भले जो भी है, मेरे परिवार का बिना सहयोग के मैं कुछ भी नहीं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नारी दुर्गा है, नारी काली है। तो आप समझ सकते हैं, साधारण से कपड़ों में लिपटी हुई ये साधारण सी दिखने वाली नारी, लेकिन जब किसी महिला का शोषण होता है तो ये दुर्गा का रूप धरती हैं। नाम अंजना मिश्रा है। इनके परिवार के लोग भी हैं, इनके माता पिता हैं और इनके भाई साहब हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी बेटी जिस तरह से आज असहाय महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ती है, रोड पे निकलती हैं, पुलिस अधिकारी हो या पुलिस हो या कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी हो, सबके खिलाफ खड़ी होती हैं, दुश्मनी भी होती है। तो आखिर ये लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ हैं अंजना मिश्रा के पिताजी। सर स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। भैया नमस्ते भैया। आज आपकी बेटी महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती है, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से आपकी बेटी को संघर्ष करना पड़ेगा और लोगों के लिए हक की आवाज उठाती है? हमने तो सोचा था कि ये अपने परिवार में जाके हिल मिल के खुश रहेंगी, सुखी रहेंगी, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मंजूर था, जिस कारण इनको ये झेलना पड़ा। अब इस स्थिति में आने के बाद अब या तो ये हारी मान ले और या तो फिर अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करें। अब समाज के सामने प्रस्तुत करेंगी तभी ही और लड़कियां जो हैं समाज की वो बच पाएंगी। इन्होंने तो अपना खो दिया जो खोना था। जिस तरह से ये उपलब्धि हासिल कर रही हैं, आपको क्या लगता है? हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम ये औरों को तो बचा रही हैं, औरों की तो सुरक्षा होगी, औरों का जीवन तो बचेगा। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि समाज की दबी कुचली और शोषित महिलाओं का जीवन संवरे और सुधरे। बस। चलिए माता जी प्रणाम। आज आपकी बिटिया सड़क पर संघर्ष करती हैं, कैसा लगता है?
हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी आपने सोचा है, क्या डर नहीं लगता आप लोगों को कि आपकी बेटी इस जिस तरह से आज लोगों को न्याय दिला रही है तो दुश्मनी भी होती है? अब ये तो जीवन में है ही, दुश्मनी होगी या प्रेम होगा किसी से, लेकिन जब इसका डर होगा तो अपना जीवन कैसे बिताएगी। हाँ, उसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा उसे। कब तक कोई पालन करेगा इसका। आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो शोषित महिलाएं हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम जैसी बहुत सी महिलाएं हैं। हम लोगों को एक सबसे ज़्यादा जो समाज में समस्याएं होती हैं, जो हम जैसी महिलाएं पब्लिक पे निकलती हैं तो जो लोगों की नज़र होती है, कहते हैं कि हमने ये फेस भी किया है आपके ही समाज में कि कोई बुजुर्ग औरत अगर विधवा हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई कम उम्र की औरत विधवा हो या यूँ कहें कि यंग औरत विधवा होती है तो आपका समाज उसे विधवा कम और मतलब भोग की वस्तु समझता। तो वो चीज़ें बंद करिए। अगर आप कोई विधवा औरत, किसी के घर शादी हो रही है, अगर कोई विधवा औरत जाके खड़ी होती तो आप लोग कहते हो अरे वो अपशगुन हो गया है, उसको आप अपशगुन समझ। वहीं कोई पुरुष जिसकी महिला खत्म हो चुकी है वो पंडित ब्याह कराते तो वो शुभ है। अगर कोई विधवा औरत वहाँ खड़ी भी हो गई, दिख भी गई तो वो अपशगुन है। लेकिन वही पुरुष जिसकी औरत खत्म हो गई वो जाके शादी के मंडप में बैठ के ब्याह कराए तो फिर वो शुभ कहाँ से हो गया? क्या सारी प्रथाएं सिर्फ औरत पर ही लागू हैं? हम रोड पे चले तो भी, हम बिंदी अगर लगा ले, हम रोड पे बैठे, ऑटो पे बैठे, बस में चलते हैं तो पहले आप लोग हमारा पैर देखेंगे, बिछिया पहनी है कि नहीं पहनी। अगर नहीं है तो खट से मुंह देखोगे, बिंदी भी नहीं लगाई है, जरूर या विधवा है या कुंवारी। तो वो एक नज़रिया जो आप लोगों का रहता है वो चीज़ बदलिए और हम लोगों को, हमारी जैसी महिलाओं को स्वतंत्रता से जीने दीजिए। और हम अपने जैसी महिलाओं से कहते हैं कि आप चार दीवारी में बैठ के रोएंगी तो कोई आपको नहीं सुनेगा। आप रोइए नहीं, अपने ताकत, अपने दर्द को अपना ताकत बनाइए और खुल के गलत का विरोध करिए। ये जो प्रथाएं हैं वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बनाई गई, ये औरतों पर थोपी गई हैं, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम संस्कार में रहेंगे, हम पारिवारिक को लेके चलेंगे वो भी सही, लेकिन हम संस्कारों के नाम पर कोई भी प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।